नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय 13 जांचों और विचारणों में न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। तो जांच और विचारण के अंतर्गत के न्यायालय की अधिकारिता रखते हैं वो हमको देखना है। दोस्तों ध्यान से वीडियोस को देखें, कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आता तो उसकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। अब बता रहे हैं कुछ अपराधों को डिफाइन करेंगे और उनके विचारण के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो क्लॉज 1 है ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या से डकैती के, डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। मतलब जो भी अपराध अभी डिफाइन किए उन्हें, ठग द्वारा हत्या, हत्या से डकैती, डकैतों की टोली का होने, अभिरक्षा से निकल भागने, किसी अपराध की जांच विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ये अपराध हुए हैं या जहां अपराधी मिला है या जहां अभियुक्त व्यक्ति मिला है। अपराधी नहीं कहेंगे अपन इसको, क्योंकि अपराधी हम तब कह सकते हैं जबकि न्यायालय द्वारा उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो, अपराध दोष सिद्ध हो जाए, आरोप दोष सिद्ध हो जाए, वो तब जाके वो अपराधी कहलाता है। उससे पहले हम उसको अभियुक्त कहते हैं, एक्यूज कहलाते हैं, कहते हैं। तो एक्यूज अभियुक्त व्यक्ति की बात कर रहे हैं जहां मिला है या जहां उसने अपराध किया है, इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया है, वो दोनों न्यायालय इसका विचारण कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक न्यायालय विचारण करेगा। अब क्लॉज 2 है किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यापहत या अपहत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निर्दोष किया गया। ठीक है, तो यहाँ वो अपहत और व्यापहरण और अपहरण की बात कर रहे हैं जहाँ व्यक्ति को जहाँ से जिस स्थानीय सीमाओं से ले जाया गया है, जहाँ पे छिपाया गया है या कहीं निर्दोष रखा गया है, तो वो सभी स्थानों में किसी भी स्थान पे के जो स्थानीय अधिकार रखता न्यायालय है वो उसका विचारण और जांच विचारण कर सकता है। वहीं क्लॉज 3 है चोरी, उद्दापन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा है। मतलब चोरी की गई है संपत्ति, लूटी गई है संपत्ति या उद्यापन के द्वारा ली गई संपत्ति, उसको जहाँ से स्थानीय सीमाओं में उसने ऐसा अपराध किया है या कहीं और रखा है, तो जहाँ रखा है, जहाँ लोग ले गए हैं, जहाँ वो प्राप्त किया है, वो सभी स्थानों में किसी भी स्थान की जो लोकल जो अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है उनके सीमाओं के अंतर्गत अपराध हुआ है तो वे उस पर जांच विचारण कर सकते हैं। वहीं क्लॉज 4 है आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है। ठीक है, उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, रखा गया है, अथवा उसको लौटाया जाना या लिखा दिया जाना अपेक्षित है। मतलब ऐसा कोई अपराध हुआ जो आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित है या आपराधिक न्यासभंग से संबंधित है, तो ऐसी इसको न्यायालय कौन सा न्यायालय विचारण करेगा जिसकी सीमाओं के अंतर्गत ऐसी संपत्ति का अपराध का विषय है, कोई भाग है या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है या रखी गई है या उसको लौटाया जाना या लिखा दिया जाना अपेक्षित है, तो ऐसे स्थानीय अधिकारिताओं में रखने वाले न्यायालय द्वारा उसकी जांच विचारण की जाएगी। क्लॉज 5 है ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा है। तो मतलब चुराई हुई संपत्ति है या उस पर कब्जा है। चुराई हुई संपत्ति जहाँ से चुराई गई है, जिस न्यायालय के अधिकार के अंदर से अपराध हुआ है वहाँ से संपत्ति चुराई गई है, किसी व्यक्ति ने उसे कब्जे में रखा है किसी स्थान में, उसने चुराई जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो चुराई हुई है फिर भी उसने बस रखा हुआ है, प्राप्त किया है, तो वो
स्थानीय अधिकार रखने वाले न्यायालय के अंतर्गत आएंगी। वो न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वो चाहे संपत्ति है या जहाँ से संपत्ति को चुराया गया था, कब्जे में रखा गया है, तो वो उस पर विचारण और जांच कर सकते हैं। हम देखते हैं सेक्शन 182, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। लेटर्स के द्वारा, पत्रों के द्वारा कैसे अपराध होते हैं वो हम यहाँ सेक्शन 182 में देखते हैं। क्लॉज 1, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का प्रदान उत्प्रेरित करने वाले किसी व्यक्ति की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है। 182 का क्लॉज 1 का डेफिनेशन देखा, जिसके अंतर्गत स्पष्ट है कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति को प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त किया गया, मतलब प्रवंचित व्यक्ति जिसको प्रवंचना दी गई और वो अपनी संपत्ति को परिदत्त करने के लिए, परिदान करने के लिए तैयार हो गया, तो वो स्थान जहाँ से वो प्रवंचित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त की गई है और वो स्थान जहाँ अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसको प्राप्त किया गया है, दोनों स्थानों की स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किसी में से भी कोई भी उस पर अपना विचारण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। वहीं क्लॉज 2 है 182 का, भारतीय दंड संहिता 1860 का 42 की धारा 494 या धारा 495 के अधीन दंडी ने किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। वहीं 494 495 विवाह संबंधित हैं, अपराध से संबंधित हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो अपराध हुआ है और जो विवाहित पत्नी हैं, पति या पत्नी के साथ अंतिम बार जहाँ निवास करती थी, वो अंतिम निवास करने वाला स्थान या वो उस प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से जहाँ रह रही है, वो स्थान की स्थानीय अधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा उनका विचारण किया जा सकता है। सेक्शन 182 में हमने ये देखा कि पत्रों के माध्यम से अपराध और 494 और 495 संबंधित अपराध का विचारण किन स्थानों पर होगा। हम देखते हैं सेक्शन 183, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। यात्रा या जल यात्रा, यात्रा हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, वायु के माध्यम से कर सकते हैं, ट्रेन और बसों के माध्यम से कर सकते हैं, और जल यान मतलब जहाज़ों के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा यात्रा या जल यात्रा में किया गया, तो दोनों को उन्होंने डिफाइन कर दिया। यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और कौन सी स्थानीय सीमाएं उन पर लगेंगी। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज़ जिसके बारे में अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्ति चाहे जिनके विरुद्ध अपराध किया गया है, वह व्यक्ति चाहे जिन्हें अपराध किया है, वह संपत्ति जिसके साथ जो कि अपराध के विषय वस्तु है उसके बारे में अपराध किया गया और वो काय पे हैं, किसी यात्रा में है या जल यात्रा में है, कि उसकी स्थानीय अधिकारिताओं में होकर, मतलब जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं में से होकर वो जल यात्रा या यात्रा में वो विषय वस्तु निकल रही हैं और उनके साथ अपराध हो रहा है, तो वो उनकी स्थानीय अधिकारिताओं के अंतर्गत वो आएंगे और वो उनमें से कोई भी उनका जांच विचारण कर सकते हैं।